मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भुवनेश आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं नेचर आईएएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी में जो थीम सेकंड चल रही थी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उसी में ही नेक्स्ट क्लास है। और आज हम अपनी क्लास में जानेंगे भारत में प्लेट्यू, ठीक है, भारत में पठारी क्षेत्र को, जो कि उत्तरी मैदान का ही भाग है। ठीक है, चलो। तो हमने यहाँ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हिमालय क्षेत्र को कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमने उत्तरी मैदान को कंप्लीट किया था, और उत्तरी मैदान से ही अगला वाला जो पार्ट है हमारा, वो है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र यहाँ हम आपसे डिस्कस करेंगे आज, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। और यदि हम इसके इंट्रो की बात करें प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की, तो यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भौगोलिक विभाजन है। ठीक है, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की उत्पत्ति गोंडवाना भूमि का भाग है, जो मैंने आपको क्लास पहली में जब बताया था कि हमारी जो पृथ्वी थी वो कुछ इस प्रकार थी, और ये जो पार्ट था इसको हमने पेंजिया नाम दिया था। ठीक है, और ये जो इसके चारों ओर जल एकत्रित हुआ था इसको हमने पैंथालासा नाम दिया था। ठीक है, हमने इसको साथियों क्या नाम दिया था? पैंथालासा नाम दिया था। आगे चल के क्या हुआ कि हमारा जो पेंजिया पार्ट है वो दो भागों में बट गया, एक ऊपर भाग और एक इसका ये नीचे वाला भाग। जो ऊपर वाला भाग था वो साथियों कहलाया अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड कहलाया। और जो नीचे वाला भाग था इसको हमने नाम दिया था गोंडवाना लैंड का। ठीक है, इसको हमने नाम किसको दिया था? गोंडवाना लैंड का नाम दिया था। तो भारत में जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, इसलिए हम इस क्षेत्र की उत्पत्ति में गोंडवाना भूमि बोलते हैं। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रफल है। ऊंचाई लगभग औसत ऊंचाई 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर है इसकी। हम प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के विशेषताओं को लेकर बात करें तो यह भारत का सबसे अधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, यह क्षेत्र तकनीकी रूप से स्थिर है। इस क्षेत्र में पर्वतीय पहाड़ियां एवं पठार शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, जिसमें हम देख रहे हैं मेवाड़ का पठार, जो कि आपकी राजस्थान में अवस्थित है। मध्य भारत का पठार हम समझेंगे तो मध्य भारत के पठार में आपका मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड और भगेलखंड, ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार हो गया आपका, मालवा पठार हो गया, वहीं छोटा नागपुर का पठार हो गया आपका दिस वन, ये छोटा नागपुर पठार है। आगे हम समझेंगे दंडकारण्य पठार, ये आपका दंडकारण्य पठार है। ठीक है, मेघालय पठार जो कि छोटा नागपुर पठार का ही एक्सटेंड फॉर्म में है, यानी कि छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है मेघालय पठार। ठीक है, कार्बी एंगलोंग पठार को हम जानेंगे, तो कार्बी एंगलोंग पठार, और उसके बाद में हम समझेंगे दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो दिस वन ये आपका दक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, फिर हम समझेंगे प्रमुख पहाड़ियां और पर्वतों को, जिनमें प्रमुख पहाड़ियों में बात करेंगे हम अरावली श्रेणी की। ठीक है, तो ये राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में ये आपकी अरावली हिल्स हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जानेंगे विंध्याचल पर्वतमाला को, तो ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम सतपुड़ा को जानेंगे, तो ये आपकी यहाँ सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, फिर हम पश्चिमी घाट को समझेंगे, तो आप यहाँ जो देख रहे हैं ये पूरा ये क्या है? ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, इधर ये अवस्थिति किसकी है? ये अवस्थिति इधर आपके पूर्वी घाट की अवस्थिति है। और वहीं फिर नीलगिरी हिल्स को समझेंगे कि आपका जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जो आकर आपस में मिलते हैं, ये आपका नीलगिरी हिल्स यहाँ मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे काठियावाड़ हिल्स को, तो ये आपका गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है, और यहाँ है आपकी काठियावाड़ हिल्स। ठीक है, तो कुछ प्रमुख पहाड़ियां और पर्वतों को हम अपने क्लास में समझेंगे। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पठारों के विस्तृत विवरण को लेकर के। ठीक है, हम यहाँ प्लेट्यू को लेकर के बात कर लेते हैं, और उस प्लेट्यू में भी हम बात करेंगे आपसे मेवाड़ के पठार की। ठीक है, प्लेट्यू में भी हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों? हम प्लेट्यू में बात कर रहे हैं मेवाड़ के पठार की। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का जो जो ये राजस्थान वाला क्षेत्र है आपका, यहाँ से ये है आपकी अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये क्या है साथियों? ये है आपकी अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के साउथ ईस्ट में यहाँ जो हिस्सा है ये, ठीक है, ये जो हिस्सा है आपका, यही है मेवाड़ का पठार। ठीक है, यही क्या है साथियों? मेवाड़ का पठार।
ठीक है, इसे ही हम मेवाड़ का पठार कहते हैं। तो यह पठार राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, ये अरावली आपकी पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित क्या है, मेवाड़ का पठार है। बनास नदी और उसकी सहायक नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी भी बहती है। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। यदि हम मेवाड़ के पठार की बात करें तो जो मेवाड़ के पठार का ढाल है वो क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि इस प्रकार है, इसका इसका जो ढाल है वो क्या है, इस प्रकार इसका ढाल है। इसकी विशिष्ट ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 250 से 500 मीटर ऊपर है और मैदानी ढलान पूरब से यानी कि पूरब की ओर है। यह पठार विंध्य काल के बलुआ पत्थर, सैल और चूना पत्थर से बना हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेवाड़ के पठार में, जो मेवाड़ का पठार है वो किन किन खनिजों से बना हुआ है, तो बलुआ पत्थर, सैल और चूना पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। इन नदियों की अपर्दन गतिविधि के कारण पठार का जो शीर्ष लहरदार मैदान के रूप में दिखाई देता है। जो पठार का जो शीर्ष है वो एक लहरदार मैदान के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे सेकंड वन पठार हमारे मध्य भारत के पठार को लेकर के, ठीक है। मध्य भारत के पठार को लेकर के समझेंगे कि यह पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी इस पठार पर बहती है और रिवाइंस का निर्माण करती है, ठीक है, खड्ड बनाती है, जो कि खड्ड कहाँ है, उत्तर की ओर है। इस पठार का ढाल कहाँ है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जो आपका मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का जो पठार का ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से आपका उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो आपके मध्य भारत पठार की जो विस्तार, जो ढाल है वो साउथ वेस्ट से कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, नॉर्थ ईस्ट तक। इसे मध्य भारत पठार या फिर मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं। यह पठार मारवाड़ या मेवाड़ के पूर्वी उच्च भूमि में स्थित है। इसकी मुख्य सहायक नदियां जैसे राणा प्रताप सागर से बहने वाली काली सिंध हो गई, ठीक है, मेवाड़ पठार से बहने वाली बनास और मध्य प्रदेश में परवान एवं पार्वती नदी से निकलने वाली नदियां हैं जो इस पठार पर मुख्यतः बहती हैं, ठीक है। इसी में आगे समझेंगे कि यह गोलाकार बलुआ पत्थर की पहाड़ियों वाला कैसा पठार है, ढालू पठार, ठीक है। पेपर में पूछा गया है कि मध्य भारत के पठार का आकार जो कैसा है वो ढालू के रूप में है, ठीक है, मतलब एक गोलाई टाइप में है, मतलब ढालू पठार के रूप में है ऊपर, ठीक है, जहां घने जंगल पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पठार की, ठीक है, आगे हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पठार की। तो हम जैसे कि अभी हमने यहाँ पे मेवाड़ का पठार समझा, ये आपका मेवाड़ का पठार है, ठीक है, और यहाँ आपकी मध्य उच्च भूमि हो गई। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये आपकी क्या हो गई, ये मध्य उच्च भूमि हो गई और मध्य उच्च भूमि से ही आपका ऊपर इधर लगा हुआ है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं ये है आपका बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। तो यह पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बेतवा और केन नदियों के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में अर्धशुष्क दशाएं पाई जाती हैं। ये नदियां इस पठार पर गहरी घाटियां बनाती हैं। इसके उत्तर की ओर यमुना नदी बहती है और जबकि पश्चिम में मध्य भारत पठार है, इसके इसके जो पश्चिम में है ये मध्य भारत पठार है और दक्षिण पूर्व में आपके विंध्य स्कार्पलैंड और दक्षिण में क्या है, मालवा पठार है, ठीक है। ये दक्षिण में क्या है आपका, ये आपका मालवा पठार है। यह ग्रेनाइट और नीस से बना बुंदेलखंड नीस का एक प्राचीन विच्छेदित पठार है जो कई गहरी घाटियों में विभाजित है। यह उत्तर प्रदेश के 5 जिलों और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में विभाजित है, ठीक है। यह जो पठार ये उत्तर प्रदेश के 5 जिलों और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में विभाजित है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। यह विंध्य स्क्रैप से लेकर यमुना नदी तक विस्तृत है। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला इस क्षेत्र का परिसीमन करती है। यहाँ पर बहने वाली नदियों की कटाव की प्रक्रिया ने इसे खेती के लिए अनुयुक्त पहाड़ी जैसे इलाकों में बदल दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लहरदार सतह है, जो पठारी जो क्षेत्र है वहां पर खेती को उपजाऊ बनाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। मतलब यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ खड्डे हैं, रिवाइंस बहुत सारे बने हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर खेती नहीं की जाती है। पठार को बेतवा, धसान एवं केन जैसी नदियां पार करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे इसमें मालवा के पठार को लेकर के, ठीक है। तो मालवा के पठार में हम समझेंगे कि यह पठार त्रिकोणीय पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मालवा के पठार की जो अवस्थिति है साथियों कहाँ है, ये आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह पठार निर्माण का जो इस पठार का निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट लावा से किया गया है। इस पठार का जो निर्माण किया गया है साथियों कहाँ से किया गया है, बेसाल्ट लावा से किया गया है। बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से यहाँ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है।
जो कपास की खेती के लिए क्या है, अत्यंत उपयोगी है। सिगार इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम है साथियों सिगार। ठीक है, सिगार इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इस पठार से चंबल और उसकी सहायक नदियां जैसे कि सिप्रा, चंबल हो गई, काली सिंध हो गई, ये सब मालवा पठार से ही बहती हैं। उज्जैन सिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और वहीं आगे बात करेंगे कि इंदौर और भोपाल जैसे प्रमुख नगर भी इसी पठार पर ही स्थित हैं। ठीक है, जो इंदौर और भोपाल जैसे नगर भी कहाँ स्थित हैं, आपके मालवा पठार पर ही स्थित हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि मालवा पठार आमतौर पर विंध्य पहाड़ियों पर केंद्रित है और पश्चिम में अरावली पर्वत और उत्तर में मध्य भारत पठार और पूरब में क्या है, बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर हम कुछ इस प्रकार देखें तो ये आपकी अरावली रेंज हो गई, और यहाँ आपकी ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला हो गई, और यहाँ है आपकी अवस्थिति किसकी, मालवा के पठार की। ठीक है, और यहीं साथ में लगा हुआ है आपका मध्य भारत का पठार, और ये है आपका इधर मेवाड़ का पठार, और यहाँ लगा हुआ है आपका बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, इसको हम कहेंगे बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है, इसको विंध्याचल पर्वतमाला बोलेंगे। ये इधर आपकी अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये इधर आपकी कौन सी पर्वतमाला है साथियों, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। और ये आपका इधर मेवाड़ का पठार है, इधर हम कहेंगे ये आपका मध्य भारत का पठार है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा मालवा का पठार। ठीक है, तो ये मालवा का पठार है। तो इस पठार में दो जल निकासी प्रणालियां हैं, एक तो अरब सागर की ओर है और दूसरी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी की ओर। जो अरब सागर की ओर जल निकासी प्रणाली है उसमें जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती, माही के माध्यम से जल अरब सागर में गिरता है, और वहीं यमुना की बात करेंगे, चंबल की बात करेंगे और बेतवा की बात करेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी के हिस्से हैं। ठीक है, समग्र ढलान अगर हम इसको देखें, मालवा के पठार का जो ढलान है वो किधर है, तो मालवा के पठार का ढलान कहाँ है साथियों, उत्तर की ओर है, जो 600 मीटर दक्षिण से 500 मीटर कम यानी कि उत्तर में है। ठीक है, यह एक नदी द्वारा कटा हुआ पठार है जिसमें लहरदार पहाड़ियां हैं। चंबल घाटियां उत्तर में इस पठार को चिन्हित करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे बघेलखंड पठार की, और बघेलखंड पठार की अगर अवस्थिति को देखें तो यह आपका बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा, और बुंदेलखंड के पठार के नीचे ही आपका ये लगा हुआ है बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये क्या है साथियों, ये है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये आपका बघेलखंड का पठार हो जाएगा। ठीक है, तो बघेलखंड के पठार में ये पठार आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि बघेलखंड के पठार का विस्तार किन दो राज्यों में है, तो जिसमें पहला राज्य है मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, यह पठार सोन एवं महानदी के ड्रेनेज सिस्टम को अलग करता है। जो सोन नदी और महानदी है उसके ड्रेनेज सिस्टम को अलग करने का काम कौन करता है, आपका बघेलखंड का पठार। बघेलखंड मैकाल पर्वत के उत्तर में स्थित है। यह पश्चिम में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से तथा पूरब में ग्रेनाइट से बना हुआ पठार है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बघेलखंड का पठार किससे निर्मित है, तो हम कहेंगे चूना पत्थर और बलुआ पत्थर और साथ में ग्रेनाइट से बना हुआ है। बघेलखंड के पठार में उत्तरी भाग में सोन नदी से घिरा हुआ है ये। ठीक है, वहां सोन नदी बहती है, और इस पठार का जो मध्य भाग है उत्तर में सोन जल निकासी प्रणाली और दक्षिण में महानदी प्रणाली के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। इलाका उबड़ खाबड़ है, यानी कि जो इस पठार का क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ है, और ऊंचाई लगभग 150 से 1200 मीटर के बीच है। भारनेर और कैमूर द्रोणिका के अक्ष के पास स्थित है, यानी कि जो बघेलखंड का पठार है वो भारनेर श्रेणी और कैमूर दोनों ही श्रेणियों के अक्ष के पास में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे छोटा नागपुर पठार की। ठीक है, हम आगे समझेंगे छोटा नागपुर पठार को। तो सबसे पहले प्रश्न आपका ये बनेगा कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ कहाँ और किन किन राज्यों में है। तो छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है वो आपका झारखंड में है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी है, और साथ ही साथ आपके पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, आपका पश्चिम बंगाल में भी है। तो पहला प्रश्न यही हो गया कि छोटा नागपुर पठार के विस्तार को देखें तो यह पठार मुख्य रूप से झारखंड और उसके आसपास के राज्यों जैसे कि उत्तर छत्तीसगढ़ हो गया या पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र स्थित हो गया। ठीक है, तो यह भारत का उत्तर पूर्वी प्रांत है। छोटा नागपुर पठार की यदि औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 700 मीटर है,
और छोटा नागपुर पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो है पारसनाथ, जो कि इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। नदियों की बात करें तो इस पठार से दामोदर, उत्तर कोयल, बराकर, बोकारो, स्वर्णरेखा और शंख जैसी विभिन्न नदियां छोटा नागपुर पठार से बहती हैं। छोटा नागपुर पठार विभाजन करता है। दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, मान लो कि ये हमारा इस तरीके से ये है छोटा नागपुर पठार और इसके बीच से ये निकलती है आपकी दामोदर नदी। ठीक है, तो इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। जो उत्तरी भाग है इसका, उसको हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार। ठीक है, हजारीबाग का पठार। और जो इसका दक्षिणी भाग है साथियों, ये जो दक्षिणी भाग है इसको हम कहेंगे रांची का पठार। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानेंगे? रांची के पठार के नाम से जानेंगे। ठीक है, और जो इसका पश्चिमी भाग है, ये जो पश्चिमी भाग है इसका, इसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड का पठार। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानेंगे? पोर्टलैंड के पठार के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर पठार को दो भागों में डिवाइड करने वाली नदी का नाम क्या है? तो वो दामोदर नदी है। और दो भाग में जब डिवाइड होता है छोटा नागपुर पठार, तो जो उत्तरी भाग है वो उसका हजारीबाग का पठार नाम दिया जाता है और दक्षिण भाग को रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। और वहीं जो पश्चिम भाग है इसका, उसको हम पोर्टलैंड के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसके फीचर्स को जानेंगे कि छोटा नागपुर पठार की विशेषताएं क्या क्या हैं। यहाँ पर चपटी चोटी वाली उच्च भूमि या फिर मैसा पाए जाते हैं जो लावा से बने होते हैं और इन्हें स्थानीय भाषा में पाट कहा जाता है, जैसे नेतरहाट पाट। ठीक है, लगभग 1180 मीटर में है, जो कि यह क्षेत्र का सबसे ऊंचा पाट है। ठीक है, खनिज संपदा की बात करेंगे तो यह भारत का सबसे खनिज समृद्ध पठार है। जैसे कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए दामोदर घाटी को भारत का रूर घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी को भारत की रूर घाटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, जो आपका छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार के आसपास गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें बहुतायत मात्रा में कोयला पाया जाता है और उस कोयला के भंडार के कारण ही इसको हम दामोदर घाटी को भारत की रूर घाटी के नाम से जानते हैं। भौगोलिक रूप से देखें तो पठार विभिन्न दिशाओं में कई नदियों द्वारा निकाला जाता है, जिससे कि एक रेडियल जल निकासी प्रणाली का निर्माण होता है। जैसे कि दामोदर नदी इसके केंद्र से होकर गुजरती है, जिससे कि पश्चिम पूर्व भ्रंश रेखा बनती है। ठीक है, वहीं राजमहल पहाड़ियां जो कि छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे का निर्माण करती हैं, ज्यादातर बेसाल्टिक लावा से ये ढकी हुई होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दंडकारण्य पठार की। तो जब हम दंडकारण्य पठार को देख रहे हैं तो सबसे पहले इसके विस्तार को देखेंगे कि दंडकारण्य पठार का जो विस्तार है वो आपका छत्तीसगढ़, ओडिशा में स्थित है और इसका कुछ भाग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी आता है। ठीक है, तो दंडकारण्य पठार का विस्तार किन किन राज्यों में है? एक राज्य होगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरा राज्य होगा आपका ओडिशा ओडिशा और तीसरा राज्य होगा आपका तेलंगाना। ठीक है, और चौथा राज्य होगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो चार राज्य हैं जो कि दंडकारण्य पठार के विस्तार को बताते हैं। वहीं दंडकारण्य पठार के यदि स्थानीय नाम को देखें तो इस पठार को छत्तीसगढ़ में बस्तर पठार और ओडिशा में इसे हम कालाहांडी पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बस्तर का पठार दंडकारण्य पठार को ही जाना जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, और ओडिशा में दंडकारण्य पठार को कालाहांडी पठार के नाम से जाना जाता है। दंडकारण्य पठार में यदि खनिज देखें तो बस्तर पठार पर लौह अयस्क के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान डल्ली राजहरा, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट खान है, कई बार पेपर में पूछी गई है। डल्ली राजहरा खान किसके लिए जानी जाती है? तो वो आपके लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। ठीक है, ओडिशा वाले भाग में देखें जैसे कालाहांडी, कोरापुट, वेलांगीर में बॉक्साइट के भारी भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, आपकी ये जो साइट्स हैं जैसे कालाहांडी हो गई, कोरापुट हो गई, आपकी वोलांगीर हो गई, तो यहाँ आपके बॉक्साइट के काफी भंडार पाए जाते हैं। नदियों की बात करेंगे कि दंडकारण्य पठार में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो इंद्रावती नदी बस्तर पठार पर बहती है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है इसका विस्तार। ठीक है, सावरी और सिलोरी नदियां आपकी कालाहांडी पठार पर बहती हैं, जो कि इसका विस्तार कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझेंगे मेघालय पठार को। और मेघालय पठार को हम शिलांग के पठार के नाम से भी जानते हैं। यह मूलतः छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है, जो आपका इधर जैसे कि ये छोटा नागपुर पठार है, इस छोटा नागपुर पठार का ही भाग है आपका मेघालय का पठार। ठीक है, ये है इधर आपका मेघालय का पठार, ये मेघालय का पठार है और ये है आपका छोटा नागपुर का पठार।
ये है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। तो जो आपका मेघालय का पठार है वो छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है, जो कि यहाँ अवस्थित है आपका एक गैप, राजमहल जिसको हम राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं साथियों, जिसको हम राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं, और एक नाम इसको और देते हैं हम मालदा भ्रंश, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मालदा भ्रंश, ठीक है। इसमें ही हम आगे समझेंगे कि यह खाई पृथ्वी के एक खंड के नीचे खिसकने से बनी है, जिसके बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए तलछट से इसको भर दिया गया है। पठार में क्वार्टजाइट्स, सिस्ट और आर्कियन चट्टानें शामिल हैं। इसका ढलान उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में सुरमा और मेघना घाटियों की ओर है। इस पठार पर गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां स्थित हैं, ठीक है। जब मैं आपको पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों को बता रहा था, तो मेघालय पठार पर मैंने आपको 3 पहाड़ियों का नाम बताया था। इसमें से एक का नाम है गारो, ठीक है। दूसरी है आपकी दूसरी है खासी, दूसरी जो पहाड़ी है वो क्या है आपकी खासी, और तीसरी का नाम है आपकी जैंतिया, ठीक है। तीसरी का नाम क्या है साथियों, जैंतिया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्रमुख चोटियों की, कि जिसमें गारो जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नौकरोक, और नौकरेक एक वाइस्फीयर रिजर्व भी है। खासी की सबसे ऊंची चोटी है सिलांग, जो कि यह पूरे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। जैंतिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मरांगची, ठीक है। तो कई बार पेपर में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गारो, खासी, जैंतिया जो मेघालय पठार के भाग हैं वो किस पठार का विस्तार है, ठीक है। तो आपका जवाब होगा छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। और वहीं आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि नौकरेक चोटी किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो हम कह सकते हैं मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और किस पहाड़ी पर स्थित है, तो वो आपकी गारो पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे कि मेघालय के पठार पर खनिज, तो मेघालय के पठार पर खनिज में लौह अयस्क का पाया जाना होता है, वहीं कोयला भी पाया जाता है, यूरेनियम भी यहाँ मेघालय के पठार में हमें देखने को मिलता है। वर्षा की बात करें तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वो है मासिन राव और चेरापूंजी, और दोनों ही आपके खासी पहाड़ियों पर स्थित हैं, ठीक है। आपका जो गारो है ये खासी है, ये आपकी जैंतिया है। तो आपका जो सेकंड वाली पहाड़ी है जिसको हमने खासी नाम दिया, ये खासी नाम पर ही आपका मासिनराम और चेरापूंजी 2 स्थान है जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे दक्कन के पठार को लेकर के। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनेगा कि दक्कन का जो पठार है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो पहला राज्य है आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। 4 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दक्कन पठार के निर्माण को देखें तो यह पठार लावा से बना है, जिस पर बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है। जो दक्कन पठार का जो विस्तार है वो कहाँ है आपका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और वहीं हम इसकी ढाल की बात करेंगे तो जो इसका ढाल है वो आपका पश्चिम से पूरब की ओर है साथियों, यानी कि आपका इधर वेस्ट से कहाँ है, ईस्ट की ओर है दक्कन पठार का ढाल। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला भाग है आपका महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। दक्कन के पठार में जो पहला जो भाग है वो है महाराष्ट्र का पठार। इस पठार पर मुख्य रूप से कृष्णा एवं गोदावरी नदियां बहती हैं। यहाँ व्यापक रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए क्या होती है, बहुत प्रसिद्ध है। देश का अधिकांश भाग बेसाल्टिक लावा चट्टानों से आच्छादित है। अधिकांश दक्कन ट्रैप इसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखो ये दक्कन ट्रैप क्या है, बात समझो इस दक्कन ट्रैप की। मान लो कि बेसाल्टिक लावा का जमाव कुछ इस प्रकार यहाँ हुआ, जब और ज्वालामुखी का लावा जब बाहर निकल के आया तो फिर एक और सीरीज बन गई, यानी कि कुछ ये इस तरीके से आपका बनता गया, तो ये एक इस तरीके से ये ट्रैप बन गया, ठीक है। लावा जमा होता गया होता गया होता गया, तो ये एक ट्रैप का निर्माण ले लिया, इसी को हम बोलते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप। मतलब एक प्लेट के फॉर्म में, एक प्लेट जैसे फॉर्म में, प्लेट के ऊपर प्लेट, यानी कि आप ये देख रहे हैं जैसे कि लावा की परतें जमा होती जा रही हैं, इसी को हम ट्रैप नाम दे रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं दक्कन का ट्रैप, यानी कि दक्कन ट्रैप इसी क्षेत्र में मौजूद है। लावा की क्षैतिज परतों ने दक्कन ट्रैप की विशिष्ट स्थलाकृति का निर्माण किया है, जिसमें जैसे गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदियों की बड़ी उथली घाटियां सपाट चोटियों और कड़ी पहाड़ियों से घिरी हुई होती हैं, ठीक है।
सेकंड वन बात करेंगे जो आपका दक्कन के पठार का ही विस्तार है, यानी कि दक्कन के पठार को हमने 3 भागों में बांटा। तो जो पहला वाला भाग था वो था महाराष्ट्र का पठार, और जो दूसरा भाग है उसको हम जानेंगे आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, इसको तेलंगाना या फिर हम रॉयल सीमा पठार के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जो आंध्र प्रदेश का पठार है, ये कृष्णा नदी द्वारा इस पठार को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो इसका उत्तरी भाग है वो तेलंगाना के पठार के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिणी भाग है उसको हम रॉयल सीमा के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम समझें इधर, ये आपका हो गया तेलंगाना। ठीक है, ये हो गया आपका तेलंगाना। ठीक है, और नीचे हम समझेंगे ये आपका इधर लगा हुआ है, ये पूरा ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश रीजन है। तो हम इधर है ये आपका पूरा दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो जो दक्कन ट्रैप का जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कहेंगे आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानेंगे साथियों, इसको हम जानेंगे आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, आंध्र प्रदेश का पठार। और आंध्र प्रदेश का पठार कृष्णा नदी के द्वारा, यहाँ यहाँ से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, और कृष्णा नदी के द्वारा 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो कि उत्तरी भाग है इसको हम तेलंगाना पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तेलंगाना का पठार के नाम से जानते हैं। और जो इसका दक्षिणी भाग है इसको हम साथियों जानते हैं आपके रॉयल सीमा के नाम से। ठीक है, रॉयल सीमा का पठार के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आंध्र प्रदेश का पठार है या तेलंगाना का पठार है, जो जो आपका रॉयल सीमा का पठार है, उसको हम क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के पठार ही कहते हैं। ठीक है, इस पठार के पूर्वी भाग को आपका सिमंदर कहा जाता है। जो पूर्वी भाग है इस पठार का उसको हम सिमंदर बोलते हैं। पेन्नेरू नदी भी इसी पठार पर बहती है। आर्कियन चट्टानें तेलंगाना पठार का निर्माण करती हैं, जो कि इसकी औसत ऊंचाई लगभग 500 से 600 मीटर है, और इसका दक्षिणी भाग उत्तरी भाग से भी काफी क्या है, अधिक ऊंचा है। जो आपका आंध्र प्रदेश का पठार है, जो इसका उत्तरी भाग है, जो उत्तरी भाग से आपका दक्षिणी भाग क्या है, नीचा है। यानी कि जो उत्तरी भाग जो है आपका कम नीचा है, यानी कम ऊंचा है, और जो दक्षिणी भाग है वो आपका ज्यादा ऊंचा है। यानी कि ये की हाइट इसमें कम है और इसमें क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे इसमें। आगे गोदावरी, कृष्णा और पेन्नेरू नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। पठार को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग है घाट और एक भाग है पैनी प्लेन। पैनी प्लेन का मतलब होता है बिना रिलीफ का एक विशाल मैदान। ठीक है, कोई भी उच्चावच नहीं पाया जाएगा यहाँ पर, यानी कि कोई भी स्थलाकृति ऐसी नहीं होगी जो कि एक मोड़ लिए हुए होगी, या फिर मैं कहूँ सपाट नहीं होगी। तो यहाँ एक विशाल मैदान पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं पैनी प्लेन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और तीसरा हम बात करेंगे जो आपके दक्कन पठार का ही विस्तार है, उसे हम जानेंगे कर्नाटक के पठार के नाम से। ठीक है, तो जो कर्नाटक का पठार है वो 600 मीटर की समोच्च रेखा इस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। जो पहला भाग है वो उत्तरी भाग को हम बेंगलुरु का पठार के नाम से जानते हैं, जिस पर तुंगभद्रा नदी बहती है। और जो दूसरा पठार है जिसको हम मैसूर के पठार कहते हैं, उस पर कावेरी नदी बहती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये आपका तेलंगाना राज्य हो गया, और इसी से ही आपका ये लगा हुआ है, इधर आपका आंध्र प्रदेश लगा हुआ है। यहाँ अवस्थिति है आपके दक्कन के पठार की, तो मैंने इसको नाम दिया इधर आंध्र प्रदेश का पठार। और ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम बोलेंगे कर्नाटक का पठार। ठीक है, इसको हम साथियों किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम जानेंगे कर्नाटक का पठार। और इसी कर्नाटक के पठार को 600 मीटर की समोच्च रेखा के द्वारा 2 भाग में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, 600 मीटर की काउंटर लाइन के द्वारा हमने जब 2 भागों में विभाजित किया है, तो जो इसका उत्तरी भाग है इसको हम जानेंगे बेंगलुरु के पठार के नाम से। ठीक है, बेंगलुरु का पठार। और जो इसका दूसरा भाग है, जो इसका दूसरा यानी कि दक्षिणी भाग है, इसको हम जानेंगे मैसूर के पठार के नाम से। ठीक है, दिस वन, ये है आपका मैसूर का पठार। जो आपका बेंगलुरु का पठार है, इस बेंगलुरु के पठार से आपकी तुंगभद्रा नदी बहती है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी बहती है। और जो आपका मैसूर का पठार है, आपके मैसूर के पठार से साथियों कावेरी नदी बहती है। ठीक है, मैसूर के पठार से आपके कावेरी नदी बहती है। तो ये आपके प्रमुख पठार थे जिसमें हमने जाना। इस प्रमुख पठारों में मेवाड़ के पठार को समझा हमने, वहीं मध्य भारत के पठार को समझा, बुंदेलखंड पठार है आपका, बघेलखंड पठार हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया। फिर हमने दंडकारण्य पठार को समझा, हमने मेघालय के पठार को समझा, और उसके बाद हमने समझा यहाँ दक्कन के पठार को। ठीक है, तो आज हमारे इस क्लास में पठारों को हमने समाप्त कर लिया है। ठीक है, और इसी पठारों की क्लास के साथ में अपनी क्लास को हम ब्रेक देते हैं। और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि
आपको यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? जिसमें आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? धन्यवाद।